बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आर्थिक विकास का इतिहास पढ़ रहे थे। तो आर्थिक विकास का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था, उस आधार पर हम लोग क्लास करेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था क्या कि विकास के आधार पर हम आखिरकार किसी देश को विकसित कैसे कर सकते हैं, या किसी भी देश को विकासशील या किसी भी देश को हम लोग अल्प विकसित कैसे कर सकते हैं। आज कल भी हम लोगों ने देख लिया था कि आय के आधार पर, तो हम लोगों ने देखा था कि एक टॉपिक हम लोग लिए थे विकास के आधार पर किसी देश को कैसे बांटे। तो आज उसी का टॉपिक आपके बुक के हिसाब से हो जाता है विकास के माप एवं संकेत। उसका नाम है विकास के माप एवं संकेत। विकास के माप एवं संकेत, इसके आधार पे हम लोगों ने लिया था क्या, आय के आधार पर हम लोगों ने देखा था कि आखिरकार आय के आधार पर किस प्रकार से हमारे पास कौन सा पैमाना है जिसके तहत हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी देश कैसे विकसित है या कोई भी देश कैसे विकासशील है। समझ में आ रही बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम एक बार और देख लेते हैं हम। तो आय के आधार पर हमने दो पैमाने देखे थे। पुनः हम लोगों ने देखा था क्या, पहला कि बहुत सारे बच्चे हम लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, पर्सनली में आया था उनका मैसेज कि सर आप हमको बताइए कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालना चाहिए। जैसे ऋषि का हो गया, इनका क्वेश्चन आया था सर कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालें। तो चलिए अच्छा बात है कि आपने क्वेश्चन तो किया। तो चलिए देखते हैं कि आय के आधार पर हमने पहला पैमाना जो लिया था वह लिया था नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय। पहला जो पैमाना हमने लिया था वह लिया था राष्ट्रीय आय। अब दूसरा जो पैमाना लिया था वह लिया था प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ये बस एक आधार है आय, हम बोल सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण कारक है विकास को मापने का। बस ये एक महत्वपूर्ण कारक है, बस इतना हम इसको कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आय। और आय के आधार पर हम लोगों ने दो तरीका अपनाया था। जो पहला हो गया था हमारा राष्ट्रीय आय, दूसरा हो गया था हमारा प्रति व्यक्ति आय। आइए हम पुनः आपको बताते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय आय क्या होता है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय वह आय होता है जब जिस देश के राष्ट्रीय हम निकालना चाहते हैं ना, उस देश के जितने भी लोग हैं उन सबके जितना कमाते हैं उन सबके आय को एक साथ जोड़ देने पर जो भी कुछ हमको प्राप्त होता है वो सारा का सारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं, मान लीजिए मैं एक कोई देश है एक्स, ठीक है, कल भी हम यह एग्जांपल लिए थे। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो कमाता है, मान लीजिए वो 400 रुपये प्रत्येक व्यक्ति, और इसकी जनसंख्या वह है 20। कितना है इस देश की जनसंख्या, कितना हो गया 20, और प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपया कमाता है, 400 रुपया कमाता है। तो इसका हम अगर राष्ट्रीय निकालेंगे, एक से देश का राष्ट्रीय निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 20 व्यक्ति है और हर एक व्यक्ति हमारा कितना रुपया कमाता है, 400 रुपया कमाता है। तो हम इसका राष्ट्रीय क्या निकालेंगे, 400 में, वैसे आपको भी पता है कि 400 को 20 बार लिखेंगे तब जोड़ेंगे सो उतना, या हम सीधे के सीधे 400 में 20 से गुना कर देंगे उतना जो आएगा तब। तो 20 चौका 80, मतलब हमारा एक्स का जो राष्ट्रीय आय निकला, कितना निकला हमारा, वह निकला 8000 रुपया। मतलब प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाया, 400 रुपया, और कितने जनसंख्या वहां की, 20 व्यक्ति, वहां पे उस देश में 20 व्यक्ति रहते हैं। तो 20 हो गया, 20 से 0 में गुना करेंगे 0 हो गया, 20 में 0 से गुना करेंगे 0 हो गया। अब 20 चौका 80, 20 का 20, 20 दूना 40, 20 23 60, 20 चौका 80। तो हमारे पास कितने रुपए टोटल हो गए, 8000 रुपए टोटल हो गए। तो ये एक्स देश की हमारे पास क्या हो जाती है, कुल राष्ट्रीय आय हो जाता है। तो सर इसका परिभाषा क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं। यह वह आय होता है, यह वह आय होता है जो उस
उस देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय को जोड़कर निकाला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के आय को जोड़कर निकाला जाता है। पुनः ध्यान दीजिए, हमने भी वही देखा कि यह वो आय होता है जो उस देश के प्रत्येक व्यक्ति, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके आय का जोड़ करके जितना भी हमको मात्रा प्राप्त होगा वह हमारा राष्ट्रीय आय होगा। एक बार और उस एग्जांपल को समझते हैं कि मान लीजिए कि एक्स देश है। यह देश कौन सा है? एक्स है। इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी जनसंख्या मान लीजिए हमारे पास 20 है और प्रत्येक व्यक्ति मतलब 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इस 20 में से प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपया कमाता है। हर व्यक्ति कितना रुपया कमाता है? 400 रुपया कमाता है। तो इस 20 को 400 रुपया हम 20 बेरी लिखेंगे। इससे तो अच्छा है, आपको पता है सर जी गुना सिखाओगे, बचपन से पढ़ते हैं कि इतना बारी हम लिखने जाएंगे। इससे अच्छा है इस 400 में हम 20 से क्या कर दे? गुना कर दे। तो हम गुना करेंगे तो हमको जल्दी आंकड़ा प्राप्त हो गया। तो 20 से 0 से गुना करेंगे तो 0 आ गया। 20 से 0 में गुना करेंगे हमारे पास 0 आ गया। अब 20 से 4 में गुना करेंगे 20 चौका 80 हो गया। हमारे पास 8000 आ गए। तो ये 8000 सर क्या निकला? ये 8000 हमारा निकला है राष्ट्रीय आय। तो किस देश का निकला है? तो इस एक्स देश का राष्ट्रीय आय कितना है हमारा? वह 8000 है। समझ में आ रही बात? ये हमारा हो गया 8000 रुपए किसका? एक्स देश का। तो हमने क्या किया कि जिस देश में यह वह आय होता है जो, या हम यह भी लिख सकते थे, यह वह कुल आय है। यह और ज्यादा परफेक्टेंसी दर्शाता है। यह वह कुल आय होता है जो उस देश के प्रत्येक व्यक्ति के आय का, यह हम वही तो किए हैं। हर व्यक्ति जितना कमा रहा है उस सब को हम क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। उसकी जनसंख्या में क्या कर दिए हैं? गुना कर दिए। तो कुल आय को जोड़ना या जितनी जनसंख्या जितना आय कमाता उसमें एक व्यक्ति के गुना करके जितनी जनसंख्या उसे गुना कर देना, उतना ही आएगा आंकड़ा हमारे पास। वही बात है। अब मान लीजिए 4 + 4 + 4 + 4 हम अगर लिखे तो 4 × 4 = 8, 4 × 12 = 4 = 16, तो 16 लिखेंगे एन, या सीधे 4 है और 4 मात्रा में है तो 4 चौका 16 हमको सीधे आ गया। वही किए। जनसंख्या 20 और हमारे पास 400 रुपया प्रत्येक व्यक्ति कमा रहे हैं, तो सीधे हम कर दे 20 चौका 80, हमारे पास 8000 रुपया आ गया है। ये जो 8000 रुपया आया हमारे पास वो हमारा क्या हो गया है? राष्ट्रीय आय आया। आप कहते होंगे सर ये क्या लिखते हैं? जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि हमारा एस जो होता है ऐसा लिखा रहता है, उसमें ऐसा लगा हुआ रहता है, ये डॉलर को सूचित करता है। DOLLER, ये डॉलर है। ये अमेरिका की करेंसी है, ये अमेरिका का पैसा है। ये अमेरिका का पैसा को सूचित करता है, अमेरिका को। और सबसे ज्यादा विकसित देश हमको उसी के अंतर्गत आता है, तो ये अमेरिका का डॉलर है, जो अभी शायद भारत का 67 रुपया कि 76 रुपया कि 75 रुपया, ऐसी याद नहीं, आंकड़ा मुझे याद नहीं है, माफ कीजिएगा। और $1 में अमेरिका का $1 जो मिलेगा, जिस प्रकार से हमारे यहाँ 75 रुपया के बराबर होगा, वहां के $1 के बराबर। समझ में आ रही बात? आंकड़ा हमको याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, या वैसे हम कल बता देंगे आपको, डोंट वरी। 73 भी हो सकता है निसार सर के अनुसार कि सर 73 है। देखिए कौन सा होगा वो हम कल बता देंगे आपको चेक करके। अभी फोन थोड़ा डिस्चार्ज है। तो चलिए ये हो गया हमारे पास। अब हमने देख लिया राष्ट्रीय आय कैसे निकालता है, लेकिन इसमें भी दोष है। यह दोष क्या है? क्या आप हमको बताइए कि एक देश में जो रहने वाले लोग हैं, क्या प्रत्येक व्यक्ति क्या 400 रुपया कमा सकता है? क्या यह संभव है? नहीं। अगर ऐसा रहता तो ना तो उस देश में कोई गरीब होता और ना ही कोई अमीर होता। समझ में आ रही बात? ये एक समस्या, मतलब जनसंख्या की जो स्थिति है वह राष्ट्रीय आय को निकालने में कुछ
व्यवधान लेकर के आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आ जाती है। तो इसके भी कुछ ना कुछ क्या है, खामियां हैं, इसके भी कुछ ना कुछ दोष हैं। अब इसको दोष को पूरा करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, ये जो प्रत्येक व्यक्ति का आय है, प्रत्येक व्यक्ति का जो आय है, इसके अनुसार से एक और थ्योरी निकाल करके दिया, जिसका नाम दिया उसने क्या, प्रति व्यक्ति आय। अब आइए हम समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। हम इसको मिटा रहे हैं, जगह नहीं है, समझेंगे हम। अब आइए हम प्रति व्यक्ति आय को समझाते हैं कि हमारा प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। ध्यान दीजिए, प्रति व्यक्ति आय का ही दूसरा नाम है औसत आय, याद रखिएगा, औसत आय, इसी का नाम है औसत आय। मतलब प्रति व्यक्ति को नाम को हम दूसरा रुपया हम क्या, मतलब दूसरा नाम क्या कहेंगे, हम औसत आय कहेंगे। चलिए 73 रुपया, 73.11, इतना रुपया हमारा यहाँ के भारत के, वह भारत का अमेरिका के $1 के बराबर है, $1 के बराबर है। तो ये डॉलर को सूचित करता है, और हमारे यहाँ का जो रुपया है वो आप ऐसे लिखते थे, वह ऐसे लिखा जाता है। हुआ क्या कि जब डॉलर ऐसा लिखना शुरू हुआ तब भारत में एक कंपटीशन चली थी, ठीक है। तो भारत में कंपटीशन चली थी कि जो व्यक्ति इस रुपया को ऐसे जो लिखाता है, रुपया को ऐसे लिखाता है, वह सबसे छोटा रूप में जो लिख करके दिखाएगा उसको इनाम से घोषित किया गया था, ठीक है। तो मुंबई आईआईटी का एक छात्र था जिसका नाम था डी उदय कुमार, डी उदय कुमार। इसने क्या किया, 2010 में रुपया को ऐसे सूचित करके दिखाया। तब से ये हमारा सिंबल रुपया के लिए लिया जाता है। याद रखिएगा किसने दिया था, डेट उतना नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछ दिया जाता है कि रुपये का यह सिंबल किसने दिया था। तो रुपये का यह सिंबल डी उदय कुमार ने दिया था। कहां का छात्र था, वो मुंबई आईआईटी का छात्र था। उन्होंने इस रुपये का प्रतिपादन को दिया था, जिसके लिए उनको शायद 25 लाख रुपया इनाम भी मिला था, ठीक है। तो ये इस हिसाब से तब से हम लोग रुपये का सिंबल इस रूप में प्रयोग करते हैं। अब आइए प्रति व्यक्ति आय समझते हैं। तो इसको प्रति व्यक्ति आय को हम दूसरा नाम से क्या जानते हैं, औसत आय। सबसे पहले हम समझिए औसत आय का फॉर्मूला देख लेते हैं। औसत आय बराबर होता है, देखिए इतना तुलना भी करना था, रहने दीजिए, औसत आय। अब ये औसत आय बराबर होता है कुल आय, मतलब जितना भी राष्ट्रीय आय, अगर एकदम सिस्टमैटिक ढंग से अगर लिखेंगे, एकदम पूरा एकदम रूल बाय रूल लिखेंगे, तो हम लिख देंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बटा उस देश की जनसंख्या, उस देश की जनसंख्या। कहने का मतलब क्या कि उस देश का, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, उस देश का, किसी देश का, किसी देश का कुल आय, कुल आय बटा जिस देश का कुल आय हम लिखे हैं उस देश की कुल जनसंख्या, उस देश की कुल जनसंख्या। समझ में आ रही बात। तो अभी ये तो हम बताएं आपको कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति का जो कुल आय होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के कुल आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसीलिए तो हम लोग लिखे प्रत्येक व्यक्ति के कुल आय की जगह पर हम लोग राष्ट्रीय आय बना लिए। उसके बाद हमने देखा कि जिस देश का यह राष्ट्रीय आय है उस देश की जनसंख्या से जब हम भाग दे देंगे और जो आंकड़ा हमारे पास प्राप्त होगा वह आंकड़ा हमारा क्या कहलाएगा, उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। तो ये आंकड़ा उन्होंने दिया था। तब जब राष्ट्रीय आय में खामियां आई तो उन्होंने प्रति व्यक्ति आय दिया। आइए हम दोनों में अंतर भी समझते हैं। ये प्रति व्यक्ति आय जो है वह राष्ट्रीय आय की तुलना में निकाला गया था, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको, इसका पहले परिभाषा लिख देते हैं। किसी देश की कुल आय में जब उसी देश की कुल जनसंख्या से भाग
दिया जाता है तब प्राप्त आंकड़ा क्या कहलाएगा? हमारा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो किसी देश की कुल आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते तब उसमें से जो आय हमको प्राप्त होता है वह उस देश का आंकड़ा कहलाता है। उस देश का जो आंकड़ा होता है वो निकलता है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। आइए हम इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक देश था, इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी? 20 थी, और प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाते थे? 400 रुपया कमाते थे। इस देश का कुल आय कितना हो गया? 8000 रुपया हमारा था। अब मान लीजिए कोई देश वाई है, इस देश की जनसंख्या कितना है? इस देश की जनसंख्या 10 है, और इसमें से जो व्यक्ति है वह 800 रुपया कमाता है। प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपया कमाता है? 800 रुपया कमाता है। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। अब बताइए, ये जनसंख्या कम है, बावजूद इसका भी नेशनल राष्ट्रीय हमारा कितना निकला? 8000 निकला। इसमें जनसंख्या अधिक है, बावजूद इसका हमारा कितना निकला? 8000 निकला। तो हम राष्ट्रीय के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि यह देश जो जिसका यह देश है, वाई देश जो है वह गरीब है या यह देश जो है वह अमीर है? हमारे पास राष्ट्रीय आय के तत्व निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि वह देश अमीर है या वह देश गरीब है, क्योंकि आपके सामने है कि 10 गुना जनसंख्या है। इसमें से भी हम लोग कह सकते हैं क्या ये हमारा राष्ट्रीय 8000 इसमें पड़ रहा है, इसमें भी 8000। अब एक बात बताइए, यहां के जो देश है अंतर यहां पे आ रहा है कि यहां के जो प्रत्येक व्यक्ति है वह कितना कमा रहे हैं? हमारे वह 8000 रुपया कमा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष कितना कमा रहे हैं? 8000 रुपया। और यहां के जो व्यक्ति है वो कितना कमा रहे हैं? 400 रुपया कमा रहे हैं। ये 800 रुपया कमा रहे हैं, ये 400 रुपया कमा रहे हैं। तब प्रत्येक व्यक्ति में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे पास अंतर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो जाता है हमारा अंतर कि प्रति व्यक्ति आय। अब हम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालना है हमको यह समझना है। आइए अब हम प्रति व्यक्ति आय को समझते हैं। जैसे में मान लीजिए कि कुल हमारा आय किसी देश का दे दिया गया हुआ है कि 8000 है, 8000 है, और हमारे पास कुल जनसंख्या दे दिया गया हुआ है। कुल जनसंख्या कितना हमारे पास? 20 है। तब हम इससे इसका जो भाग लगाएंगे और तब हमको देने पर जो हमारे पास प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। दूसरे हम इसको जब ये भाग देंगे कितना आ गया हमारे पास? 400 रुपया आ गया हमारे पास। कितने आ गए? 400 रुपये। तो ये जो 400 रुपया हमको प्राप्त हुआ है, मतलब यह जिस देश का, मान लीजिए यह एक्स देश का है, तो यह एक्स देश के प्रत्येक व्यक्ति इस आंकड़े के अनुसार कितना रुपया कमाता है? 400 रुपये कमाता है। तो इस हिसाब से हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। तो ये था। अब फिर इसमें हमने देखा था कि प्रति व्यक्ति आय भी जो है वह पूर्णतया बेचारा परफेक्ट नहीं है, इसमें भी दोष उत्पन्न होता है। समझ में आ रही बात? यह भी जनसंख्या से मात खा जाता है। कैसे? एक बात बताइए कि अगर हम देखते हैं कि आर्थिक विकास अगर वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब वहां की जनसंख्या भी संतुलित है और तब वह व्यतीत कर रहा है। लेकिन सोच करके देखिए कि जब अगर किसी देश में प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपया कमा रहा है लेकिन उस देश की जो जनसंख्या वह निरंतर बढ़ती जा रही है, तो क्या पता चलेगा कि उसका जो आंकड़ा है उस देश का, अगर जनसंख्या मतलब कमाने की जनसंख्या 400 तक लिमिटेड है और पता चले वो अगले साल इस साल की पिछले साल की तुलना में अगले साल की जनसंख्या क्या होगी? दुगुनी होगी। तो आप सोच करके देखिए कि जब ये दुगुनी होगी तो उसका आय क्या हो जाएगा? कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा? समझ में आ रही बात? ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ना तो ये परफेक्ट दिया और ना ही यह परफेक्ट दिया। अब अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि अब तो हमारे पास कोई और तरीका है। अब हम उन लोगों ने सोचा कि सिर्फ आय के आधार पर हम बांट नहीं सकते। तब उन लोगों ने दूसरा तरीका ढूंढना शुरू किया। अर्थशास्त्रियों ने क्या किया? दूसरा तरीका ढूंढा। चलिए हम दूसरा तरीका हम आपको दिखाते हैं कि दूसरा ऐसा कौन सा पैमाना है जिसके आधार पर हम उस देश की तरक्की कह सकते हैं। लेकिन कल एक बात और हम बताए थे कि कोई भी अमीर देश अमीर क्यों कहलाता है और कितना आंकड़ा हो तब कहलाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बताया था 1,47,000, लगभग कितना था आंकड़ा सर?
1,47,000, सॉरी 4 लाख, गलती मैं बोल रहा हूं। देखिए 1 लाख की आंकड़ा आज मैं पढ़ाने वाला हूं, कौन सा मैं अभी समझाऊंगा आपको। 4,53,000 रुपया, 53 रुपए, कहा 10 सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 53,000 रुपया प्रति वर्ष अगर वह कमाता है वह देश, तो वह इससे अधिक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अधिक है तो और बेहतर है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, तब वह देश हमारा क्या कहलाएगा, अमीर कहलाएगा। और गरीब देश का सिंबल क्या दिया था हमने कि अगर वह देश अगर 37,000 रुपया क्या करता है प्रति वर्ष कमाता है, प्रति वर्ष कमाता है, तब वह देश क्या है, गरीब की श्रेणी में आएगा। फिर हमने भारत का तुलना करके आपको बताया था कि भारत वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास दर निकाला जाता है। उसके अनुसार वह 2004 में जो आंकड़ा पब्लिश किया था, तो हमारे भारत की जो स्थिति थी, प्रति व्यक्ति जो आय थी, हमारे देश की जो स्थिति कमाई थी, कितना रुपया कमाता था वो बेचारा, 28,000 रुपया कमाता था। कितना कमाता था, 28,000 रुपया। समझ में आ रही बात। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रति उस मिलियन कितना कमा रहे थे, 28,000 रुपया। तो सर 2004 की जो स्थिति थी, हमारा भारत तो मात्र 37,000, उससे भी नीचे है सर, मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे। हाँ, यह लो से भी लो था, समझ में आ रही बात। लेकिन यह आंकड़ा 2012-13 में बदल गया। उसी यूएनडीपी ने हम लोग, सॉरी यूएनडीपी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ने हमको क्या किया, वह आंकड़ा दूसरी बार जब बताया 12-13 में, तब उसका जो आंकड़ा था वह बदल गया था। वह हो गया था आपको 68,757 रुपए। सर 2012-13 में तो हमारा इस गरीबी रेखा से ऊपर चला गया। बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। ये हमारा जो भारत है उस वक्त कुछ विकास किया था, अपना प्रगति किया था। सोचिए कहां 28,000 और यहां पर 68,757, कुछ ना कुछ प्रगति किया। भले बेचारा अभी विकासशील के आंकड़ा पर भी नहीं है। अभी हम समझाते हैं विकासशील का आंकड़ा क्या है। मान लीजिए यहां पर हमारा अमीर देश है, ये क्या है, हमारा अमीर है, ये हमारा क्या है, गरीब देश है। यहां पर गरीब है, मतलब यहां 37,000 कमाने वाले हैं, यहां पर 4,53,000 वाले हैं। तो इसके बीचों बीच जो होगा वह विकासशील कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकासशील कहलाएगा। लेकिन हमारे भारत की एक बात बताइए, क्या 37,000 और 4,53,000 के बीच में भारत के आंकड़ा? नहीं, अभी वो नहीं है, अभी भी उतना पहुंचने में इसको टाइम लगेगा। तो अभी भारत इस बीच वाली स्थिति में भी नहीं है, तो विकासशील भी नहीं है। अब जो भारत की स्थिति इस गरीबी और विकासशील के भी बीच में है, अभी यहां पर है। इसीलिए कल मैंने आपको बताया था यह जो है वह लो मिडिल कहलाता है, लो मिडिल कहलाता है। तो हमारा भारत प्रोग्रेस कर रहा है, निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर आ जाती है इसकी जनसंख्या। जितना ज्यादा ये प्रोग्रेस करता है उससे कई गुना ज्यादा जनसंख्या यहां पर इसको मात दे रहा है। वही बात है कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में दिक्कत पैदा हो जाती है जनसंख्या के कारण से। इसीलिए हमारा देश निरंतर प्रगति नहीं कर रहा है। जनसंख्या कंट्रोल में आएगा तो जरूर हम लोग प्रगति करना शुरू करेंगे। हर देश की नीति अलग है, ठीक है। मुद्रास्फीति जब आप लोग को पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। चीन क्या करता है, अपने से खुद मुद्रास्फीति पैसे के वैल्यू को घटा देता है, जिसके कारण से अब फिर पुनः क्या करता है, ऐसा स्कार्सिटी ला दे के पैसे के लिए लोगों को किल्लत हो जाता है, तो अब जाकर वो अपना देश को इस तरीके से चलाता है। फिर इसलिए उसका देश उतना विकसित है। वो भी विकसित नहीं है लेकिन विकसित है एक तरह से, हम लोगों से तो कहीं बेहतर है। समझ में आ रही बात। तो इसलिए तो अब हम देखते हैं आखिरकार कि ऐसा कौन सा तरीका दूसरा हमारे अर्थशास्त्रियों ने दिया। तब विकास के माप के संकेत हम लोग देख लिए। तब विकास के माप के संकेत में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक देखा है। तो सिर्फ एक आय ही नहीं है, दूसरा भी तरीका आता है। वह हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा पैमाना देखते हैं कि दूसरा पैमाना हमारा क्या कह रहा है। तो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक। जीवन की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लेकर के। जीवन के आपकी किताब में लिखा हुआ ऐसी टॉपिक, भारतीय मन को उल्टा के देखिएगा उसमें लिखा होगा, आप बीटीसी में उल्टा के देखिए बीटीसी में भी है। जीवन की भौतिक अवस्था के सूचक नहीं, जीवन के भौतिक गुणवत्ता के सूचक। जीवन के भौतिक गुणवत्ता
के सूचक। सबसे पहले यह जान लीजिए, जो सबसे हॉट क्वेश्चन है इसके लिए, कि यह जो जीवन के भौतिक गुणवत्ता के सूचक का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसने इसका प्रतिपादन किया था मॉरिस डेविड मॉरिस ने। उस अर्थशास्त्री का नाम ही था मॉरिस डेविड मॉरिस। ध्यान रखिए, क्या दिया था? मॉरिस नाम है उस अर्थशास्त्री का। उन अर्थशास्त्री का नाम क्या है? मॉरिस डेविड मॉरिस। इंग्लिश में भी आपको इसी प्रकार से देगा, मॉरिस डेविड मॉरिस। ये एक अर्थशास्त्री है। लगभग जब प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय सही आंकड़ा नहीं देता था ना, तो हमारे जो भी विद्वान थे वो बहुत ज्यादा संशोधन करना शुरू किए, ढूंढना शुरू किए कैसे आखिरकार निकाले। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपना सिद्धांत दिया, लेकिन किसी का सिद्धांत मायने नहीं हुआ। तब जाकर के कहीं इस मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा दिया हुआ यह सिद्धांत बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुआ। और उनके अनुसार 3 ऐसे पैमाने थे जिनके आधार पे हम क्या कर सकते थे कि अगर उसमें अगर कोई आगे है, तब आय में भी आगे है, तब हम मान सकते कि वह देश विकासशील है, वह देश विकसित है, वह देश अल्प विकसित है, उस आधार पे। तो सर वो 3 पैमाना कौन सा था? तो पहला पैमाना जो था वह था जीवन प्रत्यास्था दर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन प्रत्यास्था प्रत्यास्था, हाँ यही होगा, जीवन प्रत्यास्था। दूसरा हो गया हमारे पास क्या? शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। और तीसरा जो है हमारा क्या है? मौलिक साक्षरता। तीसरा हमारा क्या है? मौलिक साक्षरता। तो सर जीवन प्रत्यास्था क्या होता है? तो जीवन प्रत्यास्था वह चीज होती है जो आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफी होती है, वही हमारा जीवन प्रत्यास्था है। तो जीवन प्रत्यास्था के सर अंतर्गत आता क्या है, यह जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए जीवन प्रत्यास्था क्या है, जैसे हम पोषण लिए, तो पोषण भी हमारा जीवन प्रत्यास्था के अंतर्गत है। हम डॉक्टरी में जाते हैं तो हमारे सेहत के लिए, वह भी हमारे जीवन प्रत्यास्था आ गया। अगर हम लोग आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा करके रखते हैं, उसके इंडेक्स में अगर आगे जा रहे हैं, उसमें हमारा देश अगर विकास कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जीवन प्रत्यास्था दर उच्च हो रहा है, हमारा देश प्रगति कर रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है, हमारा देश विकासशील हो रहा है। समझ में आ रही बात? यह हो गया। तो सर इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? तो जीवन प्रत्यास्था दर को हम बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? उसमें हम कह सकते हैं उचित पोषण लेकर के, जितने भी व्यक्ति है वह उचित पोषण के द्वारा। दूसरा जो हमारे पास पैमाना है वह हम कह सकते हैं क्या? उचित कह सकते हैं क्या? उचित चिकित्सा से। उचित चिकित्सा से, साफ सुथरा रख करके हम कह सकते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था का सुधार करके, सफाई व्यवस्था में सुधार ला करके। क्योंकि देखिए एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई देश है, उस देश में अगर उचित खाना नहीं मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना क्या कहना है उचित पोषण देश के लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस देश में लोग क्या करेंगे? मरेंगे। अब जहां जिस देश की जनसंख्या कम हो रही, क्या वो देश विकास करेगा? नहीं। जनसंख्या बढ़ना भी हानिकारक है, जनसंख्या घटना भी हानिकारक है। समझ में आ रही बात? तो वही कह रहा है यहाँ की, अगर उचित पोषण न मिलेगा तो वहां हमारा जीवन प्रत्यास्था, जीवन भौतिक गुणवत्ता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है उचित चिकित्सा नहीं मिलेगी तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है साफ सफाई, अगर साफ सफाई के इंडेक्स में भी अगर वो नहीं रहेगा, तब भी हम कह सकते हैं कि वह देश विकसित नहीं है। तो ये हमारा मॉरिस डेविड मॉरिस ने कहा था। और शिशु मृत्यु दर क्या होता है? ये वह दर होता है, देखिए शिशु मृत्यु दर को पहले समझते हैं। देखिए आदमी जो भी यहां आया है वह प्रत्येक व्यक्ति मरेगा, यह तय है। लेकिन शिशु व्यक्ति मृत्यु दर वह दर होता है जो बच्चा जन्म लिया और 1 साल के अंदर वह अगर मर जाता है, वैसे आंकड़े को हर 1000 पे आंकड़ा निकाला जाता है।
प्रत्येक 1000 में प्रत्येक वर्ष बच्चे के मरने की जो संख्या होती है उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो मरना तय है, लेकिन अगर एक वर्ष में प्रत्येक 1000 पर बिना 1 साल पूरा हुए वो शिशु क्या हुआ, आज पैदा लिया, बिना फर्स्ट बर्थडे मनाया हुआ बेचारा क्या हुआ, डिलीट हो गया, मर गया हुआ। मतलब 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाला 1000 जन्म दर पर मरने वाले शिशुओं की संख्या, यह हमारा क्या कहलाएगा, हमारा शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। तो ये हमारा हो जाता है 1000 में हमारा निकाला जाता है। अभी पुनः हम समझेंगे इसको भी समझेंगे। मौलिक साक्षरता दर क्या होता है। हमारे 12वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह दिया गया हमारे देश में, हमारे संविधान में। तो उस 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा अगर कोई भी व्यक्ति जानता है, उसकी एक भाषा, उस 22 भाषा में से कोई एक भाषा का भी अगर उसे ज्ञान है, तो वह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, साक्षर माना जाएगा। अब वही हमारा दिखाता है मौलिक साक्षरता दर। अगर वह व्यक्ति एक भी भाषा का ज्ञान अगर नहीं रखता है, अर्थात उसे नाम लिखना किसी भाषा में नहीं आता है, तो वह व्यक्ति निरक्षर कहलाते हैं, अर्थात बिना पढ़े लिखे हुए कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है सर, ये जीवन के भौतिक गुणवत्ता को दर्शाते सूचकांक जिन्होंने डेविड मॉरिस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर किसी देश की शिशु मृत्यु दर अगर वहां की सही नहीं है, तो आप बताइए, ना तो वहां उचित पोषण की सारे के सारे जगह से हमारे पास कानून आ जाएंगे क्या, कि ना तो वहां पर उचित पोषण मिल रहा है जिसके कारण से बच्चा मर रहा है, दूसरा उचित चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होगी, इसके कारण से बच्चे मर सकते हैं, या सफाई की व्यवस्था नहीं होगी जिसके कारण से बीमारियां फैल रही होगी और वहां के बच्चे मर रहे हैं। तो ये मरना हर देश में तय है, हर व्यक्ति मरेगा, यह तय है। लेकिन एक ही साल में अगर बच्चे की संख्या अगर ज्यादा मर रहे हैं, तो वह देश कैसे विकास कहलाएगा, कैसे विकसित कह सकते हैं उसको। तो इस आधार पर भी वह देश क्या है, अविकसित ही कहलाएंगे। तो मौलिक आधार पर भी क्या होता है, साक्षरता। तो ये औपचारिक तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है और दूसरा अनौपचारिक तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है। अनौपचारिक तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है। ये उनका अपना आंकड़ा है, वो किसी भी तरीके से बेचारा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये दर है। अब हम चलिए एक बात हम समझते हैं। अब ये उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर भी आय को छोड़ नहीं सकते। जब तक आय प्राप्त नहीं करेंगे, आय के साथ साथ इसको नहीं देखेंगे, तब तक हम उस देश को विकसित नहीं कर सकते। क्योंकि आप ही बताइए कि आय को अगर हम पूर्णतया छोड़ते हैं, तो उस देश में कितने लोग क्या क्या कमा रहे हैं, कितना ज्यादा आय है उनका, कितना ज्यादा उस देश का राष्ट्रीय आय है, किसी को पता नहीं चलेगा। यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आ रही बात, यह दिक्कत होता है। तो ये हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए हम आय को भी नहीं छोड़ेंगे और पुनः उसको समझेंगे। अभी तक हम लोग देख लिए, उससे आगे हम देखते हैं। चलिए अब आते हैं मानव विकास सूचकांक। इससे भी इंपॉर्टेंट है हमारा मानव विकास सूचकांक, जो सीधा क्वेश्चन आपसे लेकर के आता है कि ये मानव विकास सूचकांक क्या है, और तब फिर पुनः हम आपको समझाएंगे कि यह कैसे है। आइए ध्यान दीजिए। मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक सबसे पहले इससे जो क्वेश्चन करता है वह कहता है कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो जारी किया जाता है वह UNDP एक संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। और इससे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है यू एक्सटेंड फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट
प्रोग्राम। ये हो गया हमारा क्या, यूएनडीपी हमारा होता है जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है। तो सर इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो इसमें भी 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। आइए हम इस बात को समझते हैं कि यूएनडीपी के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है वह किस आधार पर ज्ञात होता है। जिस प्रकार से हम मॉरिस डेविस मॉरिस को हम लोग देखे थे कि वह 3 सिद्धांत दिए थे, उसी प्रकार से यूएनडीपी जो है, देखिए मॉरिस डेविस मॉरिस जो दिए थे ना, उसके 10 साल बाद ये बेचारे आए और तब से ये देना शुरू किए थे। और ये जब देना शुरू किए, जब लगभग 1990 से ये प्रतिपादित करना शुरू किए थे, अपना सिद्धांत के अनुसार चलना शुरू किए थे। तो ये भी, इनके भी कितने सिद्धांत है, 3 सिद्धांत है। जो पहला हो जाता है आपका कौन सा हो जाता है, शैक्षिक स्तर। शैक्षिक स्तर। दूसरा जो आता है वह होता है स्वस्थ स्थिति। स्वस्थ स्थिति। और तीसरा जो होता है वह होता है प्रति व्यक्ति आय। ये बेचारा जब से आंकड़ा देना शुरू किया है तब से ऐसा माना जाता है कि हाँ, अब किसी देश को इस आंकड़े अनुसार से हम मान सकते हैं कि वह देश विकसित है, इस अनुसार से, क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति आय भी उसने सम्मिलित कर दिया। मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा जो दिया गया था स्वास्थ्य संबंधित, वह भी हम लोगों ने देख लिया, और साक्षरता दर भी उसने दे दिया। तो इस सिद्धांत को अब इसके बाद से अभी तक कोई सिद्धांत नहीं आया है। अगर इससे भी बेहतर अगर कोई सिद्धांत अगर आप लोगों में से कोई विद्यार्थी देंगे तो ये बेहतर होगा। आप में से कोई अच्छे अर्थशास्त्री बनेंगे तो ज्यादा बेहतर है, वो दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया शैक्षिक स्तर। तो शैक्षिक स्तर अभी हम बताएं कि किसी भी देश में या किसी भी देश के लोग जो कोई एक भाषा में लिख पढ़ सकते हैं, नाम उम लिख लेते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, तो वह उसका शैक्षिक स्तर कहलाएगा। स्वस्थ स्थिति क्या कहलाएगी, तो स्वस्थ स्थिति वह कहलाएगी कि वहां के जो मरने के जो लोग हैं, वहां की जो स्थिति है कि बीमार पड़ते तो वहां की इलाज की जो सुविधा है वो पूर्णतः उपलब्ध है कि नहीं। वहां पे लोग क्या पता कि डॉक्टरी के अनुपलब्धता के कारण तो लोग तो नहीं मर रहे, तो हमारा क्या हो गया, स्वस्थ स्थिति के आधार पर। और प्रति व्यक्ति आय आपको पता है। तो इस आधार पर जो आंकड़ा निकला, अब उस पर हम लोग तुलना करते हैं। चलिए एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, अभी हम लोग दिखाएंगे इस तीनों के दर। मॉरिस जॉनसन मॉरिस को देखे थे तो राष्ट्रीय आय देखे थे 100, प्रति व्यक्ति आय देखे थे 100। अभी हम लोग तीनों के तीन आधार पर एक आंकड़ा हम आपको देते हैं। जैसे एक आंकड़ा हम लिख लेते हैं, यहां पे लिखने में क्या जाता है, एक आंकड़ा, जिससे आपको ये पूरे की पूरी थ्योरी आज आपको समझ में आ जाएगी जो अभी आपने पढ़ी। मान लीजिए मैंने यहां पर राज्य का नाम लिखा, क्या लिखा, राज्य का नाम। फिर मैंने इसमें लिखा क्या, पर कैपिटा इनकम, PCI, वही प्रति व्यक्ति आय। ये हमारा हो गया। ये 2015-16 के अनुसार मैं बता रहा हूं, इस 15-16 का आंकड़ा है, इस हिसाब से मैं आपको ले रहा हूं और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप पुनः समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैंने कोई 3 राज्य लिया, अपने ही देश का नाम, अपने ही देश के कोई 3 राज्य की मैं तुलना करने जा रहा हूं। अब कोई लड़का अगर अपने राज्य से देख रहा है तो वह यह ना सोचे कि मैं उनके राज्य की बड़ाई कर रहा हूं या मैं उनके राज्य की बुराई कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हम लोगों को सिद्धांत पढ़ना है, हम सिद्धांत आपको पढ़ा रहे हैं। बस अपने राज्य के बारे में, इसलिए मैं किसी राज्य की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी राज्य का हिनाई नहीं कर रहा हूं, यह बात नहीं सोचिएगा आप, ठीक है। बस हमें पढ़ना है, बस मैं पढ़ रहा हूं। पहला मैं लेता हूं हरियाणा, दूसरा मैं लेता हूं केरल,
तीसरा मैं लेता हूं, वह लेता हूं बिहार। अपने बिहार को कहा है छोरे। चलिए 2015-16 का जो आंकड़ा हमको बताता है, हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम जो थी, वह बेचारा जो था वह कितना था हमारा 1,62,034, 1,62,034 रुपए। यह हमारा हो गया। केरल का जो था वह केरल का था 1,55,516, 1,55,516 रुपए। और बिहार का जो था वह था 34,168, 34,168 रुपए। तो सर यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में जो है वह 1,62,034 रुपए कमा रहे हैं। तो इस हिसाब से तो हरियाणा हमारा विकसित कहलाएगा। केरल जो है वह 1,55,516 रुपए कमाता है, मतलब ये भी इसकी तुलना में बेचारा नीचा हो गया। और बिहार की कंडीशन देख लीजिए, ये मात्र 34,168 रुपए कमा रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत वाली, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो सर आप ये इसके हिसाब से तो हमको पता चले हरियाणा विकसित है। अच्छा ठीक है, ये हिसाब आपने देख लिया। ये आंकड़ा मैं अभी छोटे रूप में लिख देता हूं। अब मैं एक आंकड़ा अभी आप लोगों को और दिखाता हूं, जरा उस हिसाब से बताइएगा। तो ये हमने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दिखाया आपको, मतलब आय के हिसाब से मैंने दिखाया। लेकिन अभी अभी मैंने पढ़ा था कि हमारे मानव विकास सूचकांक या मोरिस द्वारा हमारा जीवन प्रत्याशा जो था उसके अनुसार से हम लोग देखते हैं, या वह आंकड़ा हमारा क्या कहलाता है। तो जीवन गुणवत्ता के आधार पर इसमें हम लिखते हैं क्या, एक आंकड़ा के आधार पर था हमारा जीवन गुणवत्ता के आधार पर, जीवन गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है, अब आइए हम पुनः लेकर के चलते हैं। राज्य हमारा यहां पर हम लोग लिख लेते हैं हरियाणा कितना था, मान लीजिए सीधे हरियाणा था हमारा कितना था 1,00,000 हमारा 62,034 था, 1,62,034 रुपए थे। फिर उसके बाद हमने केरल को देखा, तो केरल को देखने के बाद हमको पता चला क्या 1,55,516, 1,55,516 ये 2015-16 का आंकड़ा के अनुसार है। और उसी बिहार का था जो हमारा, वह क्या था हमारे पास, वह था बेचारा 34,168, 34,168 रुपए है। समझ में आ रही बात। ये बिहार का ये आंकड़ा मैं यहां पर लिख दिया। अब आइए हम इस गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। इसमें भी मैं ले रहा हूं मात्र वही राज्य। हमने राज्य को लिया। अब राज्य के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब उसमें से पीसीआई ही नहीं लेंगे, पर कैपिटा इनकम ही नहीं देखेंगे, इसमें हमको शिशु मृत्यु दर भी देखना पड़ेगा। आइए हम शिशु मृत्यु दर से भी हम आप लोगों को तुलना कर देते हैं। शिशु मृत्यु दर ये हमारा हो गया। और तीसरा जो हमारा हो गया वह हो गया साक्षरता। आपको भी पता है कि साक्षरता भी मायने रखता है। और चौथा जो पैमाना मैं ले रहा हूं वह है शुद्ध उपस्थिति अनुपात। शुद्ध उपस्थिति अनुपात ये हमारा हो गया। अब आइए हम इस तीनों के तीनों राज्य को इस आधार पर बांट करके देखते हैं कि कौन सा राज्य अधिक विकसित था, या हम किस राज्य को विकसित कहें, किस राज्य को विकासशील कहें। तो राज्य में हमने लिया था हरियाणा, केरल, बिहार। हम ले लेते हैं हरियाणा, केरल, बिहार। इसका जो शिशु मृत्यु दर है वह जो हमारा बताता है वह था पर 1,000 पर वह था 36। दूसरा हमारा जो साक्षरता दर वो दिखाता है यह था 82%। और हमारा शुद्ध उपस्थिति अनुपात जो है वह था हमारा 61%। याद रखिएगा। अब जो हमारा केरल जो था उस केरल का था जो इसका वह था हमारा 12, वह था हमारा क्या 12 प्रत्येक 1,000 पर। हमारा जो साक्षरता दर था वह साक्षरता दर था कितना 94%। और उसमें हमारा शुद्ध उपस्थिति अनुपात जो था वह था हमारा 83%। अब बिहार को देखते हैं। बिहार का जो था वह था 42 पर 1,000 पे। और इसका जो साक्षरता दर था वह था मात्र 62%। और इसकी शुद्ध उपस्थिति अनुपात जो थी वह थी मात्र 43%। अब आइए इसको समझते हैं।
तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया था कि हरियाणा सर विकसित राज्य हुआ, क्योंकि 1,62,034 रुपये वो बेचारा कमाता है एक साल में, प्रत्येक व्यक्ति का इतना इनकम है हमारे पास। और केरल का हो गया 1,55,516 रुपया, बिहार का हो गया मात्र 34,168 रुपया। अब आइए जरा इस हिसाब पर मोरिस जो दिए थे और अब भी जो विश्व बैंक हम सॉरी यूएनडीपी जो हमको लागू करता है वो हमारा देता है 100, उस हिसाब से समझते हैं। ये हमारा जो निकलेगा वह रियल निकलेगा। इस अनुसार से हम जो कहेंगे कि वह देश अगर विकसित है, वह राज्य अगर विकसित है, तब हम कहेंगे विकसित है। हरियाणा भले ही यहां आगे है, लेकिन शिशु मृत्यु दर में देखिए, यहां पर प्रत्येक 1,000 बच्चा अगर जन्म लेता है, वह अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना पाता है, उसमें से 36 बच्चा मर जाता है। देखिए मैं सिर्फ आंक रहा हूं अपने राज्य के हिसाब से, यह नहीं सोचिए कि मैं उस राज्य का बुराई कर रहा हूं, मैं अपने बिहार का भी लिया हूं, ठीक है। ये जो हकीकत है सो हकीकत है, ये आंकड़ा ऐसा बता रहा है, ठीक है, मुझसे मत झगड़िएगा, मैं हकीकत बता रहा हूं, ये मुझे पढ़ाना है। तो ये हमारा हो गया प्रत्येक 1,000 पे यहाँ पर 36 बच्चे क्या होते हैं, मर जाते हैं बिना एक अपना बर्थडे मनाए हुए। ये हाल है हमारा। अब ये हो गया हमारा साक्षरता दर। साक्षरता दर कहने का मतलब 100% में से मात्र 82 व्यक्ति यहाँ पर क्या हुए हैं, वो पढ़े लिखे हैं। हमारे पास 82 और 18 व्यक्ति जो होते हैं वो क्या है, अनपढ़ गंवार है यहाँ के। कहाँ के, हरियाणा के। उसके बाद हमारा हो गया शुद्ध उपस्थिति अनुपात। शुद्ध उपस्थिति अनुपात में 100 में से 61% इसको प्राप्त है। अब देखिए ये बेचारा हम आ गया, अब हम केरल पे चलते हैं। यहां पर तक कह दिए, देखिए ये बेचारा 1,55,516 रुपये कमाता था, बेचारा सेकेंड नंबर पर रख दिए थे उसको। अब यहाँ आइए, यह बेचारा का जो शिशु मृत्यु दर है अपने 1,000 बच्चे में से मात्र 12 बच्चे को हाँ सर मात्र 12 बच्चे को, हाँ बउआ यह मात्र 12 बच्चे को मरने देता है। ये समस्या है हमारे पास। तो सर इसकी तुलना में तो शिशु मृत्यु दर में तो ये आगे हो गया। बिल्कुल, ये अपने बच्चे को लगभग कितना, ये 36 से ये 18 बच्चे को हमने 12 दूनी 24 बच्चे को बेचारा जिंदा बचा लेता है अपने पास। बचाता कि नहीं बचाता? अब आइए तनकाल साक्षरता दर में देखते हैं। साक्षरता दर जो हमारा पास यहाँ पर 100 में से इसका 82 है, 18 को अनपढ़ रह जाता है, इसमें से 100 में से मात्र और मात्र इसका 6 गो व्यक्ति जो है वो अनपढ़ है। 94% व्यक्ति पढ़ा लिखा है यहाँ पर। अब बताइए सर इसमें भी केरल मात दे दिया हरियाणा को, दे दिया कि नहीं दे दिया? उसी के आधार पर हम सिर्फ देख रहे थे तो हमारा सिर्फ हरियाणा हमारा ऊपर था, लेकिन हरियाणा सिर्फ पर कैपिटल इनकम में आगे है, लेकिन इस सब में हरियाणा नीचे दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए ये 100% से मात्र 61% हमारा शुद्ध उपस्थिति अनुपात है। ये हमारा जो 100% में से था वह हमारा 83% है इसमें। तो सर केरल को हम विकसित कहेंगे सिर्फ एक पर कैपिटल इनकम के अनुसार से, हम इसको हरियाणा को नहीं कह सकते कि वो पूर्ण विकसित है, क्योंकि हर क्षेत्र में वो रेगुलेटिव बनाकर लेकर के जा रहा है सिवाय एक क्षेत्र को छोड़कर। तो इससे भी तो विकसित नहीं कर सकते, लेकिन इसकी तुलना में तो यह बेहतर है। लोग यहां पर खुश होंगे ना इसकी तुलना में। समझ में आ रही बात? अब चलिए अपनों पास के देख लेते हैं। बिहार और लटकल है, चलिए बिहार के देख लीजिए, था हमारा 34,168 रुपया। आइए शिशु मृत्यु दर 1,000 में 42 गो। समझ में आ रहा है? इतना जनसंख्या रख ले, ओई में से 1,000 जो बच्चा पैदा लेता है वो बेचारा 42 गो में से बिना बर्थडे मनाले हुए डे ओवर देता है, मतलब डिलीट हो जाता है बेचारा। 1,000 में से 42 को बच्चा बिना बर्थडे मनाले चल देता है, बाय बाय। समझ आ रही बात? तो हो सकता है कि यहाँ की साफ सफाई की सुविधा गड़बड़ हो, यहाँ की हमारे पास पोषण की व्यवस्था ना हो। हम लोग अभी जीवन प्रतिष्ठा में देखे थे तो पोषण की व्यवस्था ना हो। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि अगर वहां पर चिकित्सा की व्यवस्था अगर पूर्ण रूप में नहीं रहती, यह भी समस्या हो सकता है। ये सब चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो बिहार की कंडीशन इस हिसाब से भी खराब हो सकती है, शिशु मृत्यु दर के हिसाब से कोई दिक्कत। नेक्स्ट साक्षरता दर में यहां पर जो आंकड़ा था 100 में से 82 व्यक्ति 18 आदमी अनपढ़। यहां पर जो आंकड़ा था 100 में से 94 व्यक्ति 6 व्यक्ति अनपढ़। यहां पर देखिए 100 में से मात्र 62 गो पढ़ल है। अब 62 गो 8 गो 70 गो मतलब 38 गो जो है वो लेरबे ढोरवा है। वो 38 जो है वो ऐसा है। समझ में आ रही बात? तो ये आंकड़ा हमारा ये बताता है। और यहां पर शुद्ध उपस्थिति जो अनुपात है वह 100 में से जो है हमारा मात्र 43% है। तो हमारे जो अर्थशास्त्री लोग थे कि अब जो यूएनडीपी के द्वारा हमारा जो निकाला जाता है मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी
यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो निकाला जाता है 1990 से ये सूचना जारी किया जाता है, अब तक वही जारी करते हैं, वही हर देश का निकालते हैं। कल हम अभी तक राज्य का समझे, कल हम देश का भी समझेंगे, भारत का आएंगे, भारत का समझेंगे, पूर्णतया समझेंगे, उसमें यही लेंगे। शिक्षा मृत्यु दर, साक्षरता दर, शुद्ध उपस्थिति अनुपात, 2-4 और पॉइंट दिए हुए हैं, 2-4 पॉइंट और देखेंगे। आपके भारतीय वन की पुस्तक में दिया हुआ है पॉइंट, बीटीसी की पुस्तक में शायद होगा, देखना पड़ेगा, तो उस अनुपात को लेंगे और पुनः उसका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आशा करते हैं यहीं पर रहने देते हैं। आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो यार अच्छी लगी तो ठोको लाइक, शेयर करो ना, क्यों रोक करके रखते हो यार, हद करते हो तुम सब, इतना मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं है। कम से कम शेयर तो करो क्लास को, आगे तो बढ़ाओ इस बात को। हाँ, थैंक यू, आज के लिए इतना है। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे।